नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हम लोग जीएसटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस बिजनेस में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन कौन से परेशानियां हैं और कौन कौन से चीजों पे जीएसटी लागू है, कौन कौन से सर्विसेज पे जीएसटी लागू नहीं है और कौन से रेट से एप्लीकेबल, ये पूरी लिस्ट जानेंगे। और इतना ही नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कहां पर आ रही, जिसके ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, जानते हैं कि क्या क्या एप्लीकेबिलिटी और इफेक्ट है एनबीएफसी का इंडिया के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि पहले सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था और प्रोडक्ट्स अगर गुड्स है तो उसके लिए सेल्स टैक्स था। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे खत्म हो गए, जीएसटी में ही समा गए और इसके कारण एनबीएफसी पर भी बराबर उसका इफेक्ट पड़ा है। अब हम लोगों को ये पता चले कि गुड्स एंड सर्विसेज की मीनिंग क्या है, तो फिर हम लोग एनबीएफसी की तरफ जाने वाले हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से इफेक्ट में है? 1 जुलाई 2017 से। और ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इन्होंने रिप्लेस भी कर दिया। और एनबीएफसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टैक्स ऑब्लिगेशन ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि पहले जो टैक्स लायबिलिटी थी और अभी जो टैक्स लायबिलिटी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। क्या आए हैं हम लोग देखने वाले हैं। द मेजॉरिटी ऑफ लोन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब एनबीएफसीज, वेयर प्रीवियसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिया ही नहीं जाता था ये सारी सर्विसेज के, जो कि फाइनेंस सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता था, चाहे वो बैंक के द्वारा किया जाए चाहे एनबीएफसीज के द्वारा किया जाए। लेकिन अभी काफी सारे चीजों पे जीएसटी आ गया 18%, लेकिन बहुत सारे पे नहीं भी आया है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको पता चलेगा। और एक और चीज पहले बता दूं कि पहले क्या होता था कि एनबीएफसी को सिंगल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद में हर स्टेट में जहां पर उसके ब्रांचेस हैं वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ने लगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेपरेट ब्रांचेस ऑफ एन एनबीएफसी अक्रॉस स्टेट लाइन्स आर सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। एक स्टेट के अंदर में भी बहुत सारे ब्रांचेस अगर हैं तो फिर उनका आईजीएसटी अलग से कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। इसमें सुविधा क्या और असुविधा क्या, दोनों चीजों पे हम लोग आने वाले हैं। और एक चीज बता दूं, हर स्टेट में जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है। और अगर हम लोग को जीएसटी और एनबीएफसी ये दोनों का कनेक्शन समझ में आ गया तो हम लोग आराम से जीएसटी को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज जीएसटी डिपार्टमेंट जब भी आएगा तो वो बहुत सारी गलतियां निकाल सकता है, जिसका माइन्यूट डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं? मनी लेंडिंग आता है, यस और नो? यस। दूसरा, हायर परचेज का काम करेंगे, लीज का काम करेंगे तब भी आएगा। तीसरा, रिसीवेबल्स के ऊपर भी फाइनेंस किया जाता है। चौथा, सेल और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, शेयर और सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी आजकल बजाज फिंसर भी, अगर आप चाहोगे म्यूचुअल फंड आपके पास में या शेयर्स और सिक्योरिटीज है उसके अगेंस्ट में आपको लोन दे देता है। मतलब ये कि आपको नुकसान में बेचने की जरूरत नहीं है अपने सिक्योरिटीज को, शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को, उसके बदले लोन मिल जाता है, तो वो भी फाइनेंस में आता है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट सेल्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें जहां पर हम लोग को मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है, उसके जगह पे भी हम लोग को फाइनेंस हो जाता है। तो ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ प्रकार थे, समझिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन लोन्स इन इंडिया। अब लोन्स के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से एनबीएफसी और बैंक लोन ट्रांजैक्शन, इस पे एग्जेम्पशन है, जीएसटी इसको एग्जेम्प्ट करती है। इस पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा जीएसटी का। किस चीज पे? बैंक लोन पे भी और एनबीएफसी के लोन पे भी। और एंट्री नंबर 8 जो कि जीएसटी रेट का शेड्यूल है इंडियन जीएसटी काउंसिल का, उसमें भी इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है। किसको? मनी टू मनी ट्रांजैक्शन को एग्जेम्पशन दिया। इसका मतलब किसी को लोन दे रहे हैं तो मनी टू मनी ट्रांजैक्शन हो गया, इसीलिए वो जो जीएसटी का रेट शेड्यूल है वहां भी छूट है, और जीएसटी का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 वहां पर भी एग्जेम्पशन है, जैसे मैंने बताया। तो फिर जीएसटी कौन कौन से सर्विसेज पे नहीं लगेगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले, डिपॉजिट, लोन या एडवांस जो कि हम लोगों ने इंटरेस्ट या डिस्काउंट के बदले में दिया हो, तो लोन के नेचर को पूरे ओवरऑल कवर किया गया है, क्लियर करने की जरूरत नहीं। डिपॉजिट हो, लोन या एडवांस हो, जिसके बदले ब्याज और डिस्काउंट हमारा इनकम हो सकता है, वहां पर इसको सर्विसेज नहीं माना जाएगा। दूसरा, फॉरेन करेंसी जहां पर एक्सचेंज होता है उसको भी सर्विसेज नहीं माना जाएगा। और ये इंप्लाई करता है कि इंटरेस्ट जो भी लगाता है एनबीएफसी, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है जीएसटी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बोले सर मेरा तो ब्याज 20 लाख से ऊपर चला गया है, तो सर मुझे जीएसटी लेना चाहिए क्या? ब्याज को कोई मतलब ही नहीं है। जीएसटी के
कैलकुलेशन के लिए ब्याज नहीं आएगा, ब्याज एग्जेम्प्ट है। बाकी सारी चीजें कौन सी आएगी मैं आगे बताने वाला। इंटरेस्ट को अलग से भी डिफाइन किया गया है, एनी अमाउंट पेबल इन रिलेशन टू एनी अमाउंट बोरोड और डेब्ट इनकर्ड, मतलब कोई भी उधारी या बोरो किया हुआ है उसके बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये कौन से नोटिफिकेशन में कवर्ड है? नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, और इसमें डेट कौन सा है? जून 28, 2017। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है इंटरेस्ट में? क्योंकि इंटरेस्ट का तो एग्जेम्पशन है, सर्विस फी और अदर चार्जेस जो कि मनी बोरोड के अगेंस्ट में है उस पे कोई छूट नहीं है। तो हम लोग क्लियरली देख लेते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजों पे छूट है और किस पे नहीं है। इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांस, इसका मतलब जब भी आप लोन या एडवांस प्रोवाइड करते हो उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, आपको कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। एडिशनल इंटरेस्ट इनकम, कभी क्या होता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, उस पे भी कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा। पेमेंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब है अगर लोन इंस्टॉलमेंट में डिले पेमेंट आया तो भी वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। प्रोसेसिंग फीस लेकिन ब्याज का हिस्सा नहीं है, इसीलिए 18% जीएसटी लगने वाला है। फोर क्लोजर एंड स्वैप चार्जेस भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब समय से पहले अगर लोन को क्लोज करेंगे या स्वैप करेंगे, एक लोन से दूसरे लोन में शिफ्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तब भी जो चार्जेस लगेगा उसको इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के जैसा है, जो भी समझ लो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए 18% लगने वाला है। डिस्काउंटिंग इनकम एग्जेम्प्टेड है क्योंकि इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये दोनों चीजों को ही एग्जेम्पशन दिया गया है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट सेल किए तो वो सर्विसेज नहीं है, वो तो कमाई है, उसको तो अलग से लिया जाएगा कैपिटल गेन में, जीएसटी में कोई लेने की जरूरत नहीं है, टैक्सेशन सीधा डायरेक्ट देना पड़ेगा। सिंडिकेशन, जब बहुत सारे बैंक मिलकर किसी बड़े लोन को देते हैं तो उसको सिंडिकेशन बोलते हैं या अरेंजमेंट फीस बोलते हैं। ये फीस भी ब्याज नहीं है, ये एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जुगाड़ या एक्सपेंसेस है जिसको पेमेंट करना है, और इसीलिए इस पे जीएसटी लागू नहीं है एनबीएफसी के लिए। अब अगर इंटरेस्ट इनकम आया इन्वेस्टमेंट पे तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर कोई रेफरल इनकम आया, रेफरल मतलब अगर किसी और को रेफर करने के कारण एनबीएफसी को कोई इनकम मिला तो वो ब्याज नहीं है, इसीलिए क्योंकि ब्याज नहीं है इसीलिए 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं हम लोग कि लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होता है। लोकेशन ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, क्योंकि लोकेशन फ्रॉम विच द फाइनेंशियल सर्विसेज वर डिलीवर्ड, जहां से फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर किया गया है उसी को लोकेशन ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीएसटी के सेक्शन 12(12) में लिखा हुआ है कि सप्लायर लोकेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से सप्लायर है जिसने सर्विसेज दिया वही लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका मतलब जो ब्रांच है, ब्रांच से ही आप सारी चीजें कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करो चाहे कहीं से भी करो, ब्रांच से इनिशिएट हो रहा है तो उस ब्रांच को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए एनबीएफसी के पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? सबसे पहला, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है आपको बता दूं, जब हम लोग जीएसटी कोई सर्विसेज हम लोग लेते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे जीएसटी हमको मिलता है, वो दो तरीके का होता है, कैपिटल नेचर का और एक रेवेन्यू नेचर का, या फिर उसको एक्सपेंसेस के नेचर का मान लेते हैं रेवेन्यू नेचर को। तो फिर उस पे जो हम लोग को जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है, उस जीएसटी को हम लोग अपने सर्विसेज पे पेबल जीएसटी पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको एडजस्ट करने का अधिकार एनबीएफसी को दिया गया है, यस और नो दिया गया है। कौन कौन सा है? कोई भी व्यक्ति अगर उसने जीएसटी लिया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उनको चाहिए तो उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या कोई ऐसा प्रूफ जिससे पता चले कि ये जीएसटी होल्डर है, उसमें जीएसटी डला हुआ हो और ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चालू होना चाहिए। दूसरा, एनी प्रोडक्ट सर्विसेज और बोथ हैव बीन रिसीव्ड, कुछ ना कुछ खरीदा हो, या तो प्रोडक्ट लिया हो या सर्विसेज लिया हो और उसके बदले में अपना जीएसटी नंबर दे के कोई पेमेंट किया होगा, तब जाकर पेमेंट किया होगा या बिल जनरेट करवाया होगा, तब जाकर ये माना जाएगा कि आपके तरफ से जीएसटी पेमेंट किया गया। पेड इंपॉर्टेंट है, तो पेमेंट किया गया तभी उस पेड को आपके पेबल से एडजस्ट किया जा सकता है। तो एक और चीज है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सेक्शन 39 के हिसाब से जीएसटी होल्डर क्या फाइल करेगा? रिटर्न फाइल करेगा। अब प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एनबीएफसी के लिए क्या था? उनके पास ऑप्शन था could take only the use of 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्शन। उनके पास ये था कि जितना भी इनपुट आएगा उसका सीधा 50% ले लेना है और जो कैपिटल नेचर का होगा उस पे 100% लेना है। तो इसका मतलब ये कैपिटल नेचर वाले में 100% और रेवेन्यू नेचर वाले पे 50% का एक ऑप्शन था। किसके पास में?
एनबीएफसी के पास में। दूसरा, नया सिस्टम ये अलाउ करता है कि बिना दिमाग लगाए कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है, भूल जाओ, सारे पे 50% आप लेते रहो छूट। और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर एलिजिबल अंडर जीएसटी रेगुलेशन। जीएसटी रेगुलेशन के अंदर में जो जो एप्लीकेबल है वो सारे पे सीधा सीधा 50% ले लो। और ये 50% का कंसेप्ट बहुत आसान भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो भी इनपुट सर्विसेज आपने बिजनेस के लिए, अपने एनबीएफसी के बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है, उसका छूट नहीं लेना है अपने आप। तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सा आसान है, वो 100% और 50% का कॉम्बिनेशन, या फिर डायरेक्ट 50% वाला। मेरा ये सजेशन है कि 50% वाला सबसे आसान है, सीधा सीधा 50% का आप इनपुट ले सकते हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना पड़ेगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको तब लेना पड़ेगा जब आपका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो जाएगा। कौन सा, टैक्सेबल वाला। एग्जेम्प्ट वाले में लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग सर्विसेज में लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो टैक्सेबल वाले सर्विसेज हैं वो अगर 20 लाख टच करते हैं तब जाकर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उससे पहले लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।